नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की सेशन में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी जीवों में जनन किस प्रकार से होता है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जीवन अवधि, फिर पढ़ेंगे इसके बारे में, जनन के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जितने भी यहाँ पर ये नोट्स बताए जा रहे हैं, जो भी आपको टॉपिक्स यहाँ पर बताए जाएंगे, उनके जितने भी नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। जो यहाँ पर लिखा हुआ है जिस प्रकार से जितने भी नोट्स यहाँ पर लिखे हुए वो सभी नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप चाहे तो यहाँ से भी इनको उतार सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जीवन अवधि। जीवन में जनन का फर्स्ट चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर है 12th क्लास का। तो इस चैप्टर को हम 3 या 4 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे और प्रॉपर तरीके से आपको इनके नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। हमारा टॉपिक है जीवन अवधि। सबसे पहला टॉपिक है मेरा जीवन अवधि। जीवन अवधि क्या होती है, लाइफ स्पेन क्या होता है। तो लाइफ स्पेन की बात करते हैं तो हमें जीवन संबंधित कुछ बातें समझ में आती है कि जीवन, हाँ, कि जीवन है, किसी जीव के जीवन के बारे में हम जानने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। किसी जीव के जीवन के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो जीवन अवधि क्या होती है, किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी जो प्राकृतिक मृत्यु है उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है, जो समय होता है, उसे हम कहते हैं जीवन अवधि। अब उसकी प्राकृतिक मृत्यु, एक वर्ड आया यहाँ पर प्राकृतिक मृत्यु, इसको समझने का प्रयास कीजिए कि ये प्राकृतिक मृत्यु क्या है। प्राकृतिक मृत्यु क्या है? तो प्राकृतिक मृत्यु का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ या तो फिर उसकी एक्सीडेंटल हो सकती है या फिर उसकी नेचुरल तरीके से हो सकती है। नेचुरल तरीका का मतलब है कि नेचर के द्वारा मतलब जब इसकी टाइम पीरियड, उसका जो एज है उसकी कंप्लीट हो जाए, तब उसे कहते हैं कि उसकी क्या हो रही है, प्राकृतिक मृत्यु हो रही है। और एक होती है एक्सीडेंटल डेथ किसी भी प्रकार की हो सकती है, किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये होता है कि एक्सीडेंटल डेथ, एक होती है प्राकृतिक यानी नेचुरल डेथ। तो इस चीज को समझिए। मैं बोल रहा हूँ जीवन अवधि के बारे में। जीवन अवधि क्या है कि किसी भी जीव की जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु के तक का जो समय होता है उसे कहते हैं जीवन अवधि। अब जीवन अवधि की डेफिनेशन हमने यहाँ पर देख ली। तो जीवन अवधि सबसे पहले बात करते हैं कि किन बातों पर डिपेंड नहीं करती, किन बातों पर डिपेंड करती है। तो जीवन अवधि किसी भी ऑर्गेनिज्म के यानी किसी भी जीव के आकार पर डिपेंड नहीं करती है। कैसे? अब इस चीज को समझते हैं कि किसी भी जीव की आकार पर डिपेंड किस प्रकार से नहीं करती है, यानी आकार से कोई संबंध नहीं होता है। या कहा गया है कि किसी जीव की जीवन अवधि का उसके आकार से कोई संबंध नहीं होता है। तो इस लाइन को हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कहना चाहती है। जब आपको मैं ये बोलता हूं कि आप पैरोट और क्रो के अंदर कंपैरिजन कीजिए, उनकी जीवन अवधि कितनी होती है। तो मुझे ये पता है कि पैरोट की जीवन अवधि होती है 140 ईयर और क्रो की जीवन अवधि होती है 15 ईयर। ठीक है, 15 ईयर होती है किसकी, क्रो की, और 140 ईयर होती है पैरोट की। लेकिन हम जब इनकी साइज के बारे में बात करते हैं तो हमें ये पता है इनकी बेसिक साइज होती है लगभग समान होती है। जब इस साइज की बात करते हैं तो इनकी साइज लगभग समान होती है, लेकिन फिर भी इनकी जीवन अवधि के अंदर इतना डिफरेंस होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये बात पढ़ी थी कि एक थ्योरी होती है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन थ्योरी। मेनली वो चीज आपके काम की नहीं है और वो एनसीईआरटी में दी भी नहीं गई, यहाँ पर एनसीईआरटी में नहीं दी गई है। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन थ्योरी जिसके माध्यम से ये बताया गया है कि जब शुरुआत में अर्थ डेवलप हुई थी तब हमारे पास जो कंडीशन थी वो अनफेवरेबल थी। वो कंडीशन कैसी थी? अनफेवरेबल थी, यानी आसानी से कोई भी ऑर्गेनिज्म उसके अंदर ग्रो नहीं कर सकता था क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन थी। अभी यहाँ पर ये बात करते हैं कि जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर कम होता गया, वैसे वैसे जो कंडीशन अनफेवरेबल थी वो फेवरेबल होना स्टार्ट हो गई।
तो इससे क्या मतलब है? इससे ये मतलब है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो कर रहा है, जब कोई ऑर्गेनिज्म अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो कर रहा है तो ज़्यादा टाइम तक अपने जीवन यापन नहीं कर पाएगा, यानी ज़्यादा समय तक नहीं जी पाएगा, क्योंकि कंडीशन कैसी है? अनफेवरेबल है। अगर वो ऑर्गेनिज्म फेवरेबल कंडीशन के अंदर, अगर वो जीव फेवरेबल कंडीशन के अंदर है, फेवरेबल कंडीशन के अंदर है तो वो क्या करेगा? अपने आप को अधिक समय तक जीवित रख पाएगा। तो अनफेवरेबल कंडीशन में जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का विकास हुआ, तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का विकास अनफेवरेबल कंडीशन में हुआ तो उसका जो लाइफ स्पेन था वो छोटा हो गया, और जो फेवरेबल कंडीशन में जिसका विकास हुआ, फेवरेबल कंडीशन में जो भी ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ, जो भी जीव बना, उसका जो विकास है वो टाइम पीरियड है उसका जो बढ़ता गया, उसका टाइम पीरियड बढ़ता गया। तो इस प्रकार से इसको समझाया गया है। एक्चुअल में ये चीजें यहाँ पर दी नहीं गई है, इसलिए मैंने वहां पर इस चीज को मेंशन नहीं किया है। आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है मेरे पास, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी ये बोलती है कि क्यों एक कोशिकीय जीव की मृत्यु नहीं होती। एनसीईआरटी ने क्वेश्चन किया है कि ये बताइए आप कि एक कोशिकीय जीव की मृत्यु क्यों नहीं होती है। अभी बताइए कि एक कोशिकीय जीव है उनकी मृत्यु क्यों नहीं होती है। तो हमने इसके संबंध में एक उत्तर ये दिया था, इसका आंसर ये दिया है कि एक कोशिकीय जीव ऐसा नहीं है कि उनकी मृत्यु होती नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक कोशिकीय जीवों की मृत्यु होती नहीं है, लेकिन एक कोशिकीय जीव की मृत्यु या किसी पोषण या किसी विष के चलते, यानी विष के अभाव के चलते होती है। पोषण नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं उसके पास, तो उसकी डेथ हो सकती है। या विष के किसी प्रकार का टॉक्सिन है, उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति में उसकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन ये कहा गया है कि उसकी नेचुरल डेथ यानी प्राकृतिक मृत्यु, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पर बताई थी, वो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है इस चीज को समझिए। क्योंकि उनमें ऐसी कोई आंतरिक व्यवस्था नहीं पाई जाती। उनमें ऐसी कोई क्या नहीं पाई जाती? आंतरिक व्यवस्था नहीं पाई जाती है, नहीं होती है कि कोशिका की मृत्यु हो सके। उनमें कोई ऐसी आंतरिक व्यवस्था नहीं होती है जिससे कि कोशिका की मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, आंतरिक व्यवस्था मतलब है कि ये जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनके अंदर ऐसा होता है कि इनकी जो एक कोशिका है वो ही सारा मतलब जितना भी कार्य होता है कोशिका का वो एक कोशिका के द्वारा ही संपन्न होता है। इस प्रकार से इसके अंदर कोई ऐसी आंतरिक व्यवस्था नहीं पाई जाती है जिससे कि इसकी प्राकृतिक मृत्यु हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बात की जीवनावधि की। दूसरे नंबर पर बात की कि इसके आकार में क्या डिफरेंस है, क्या कहना चाहता है आकार के माध्यम से। और दूसरी बात की एनसीईआरटी का तीसरा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया है एक कोशिकीय जीव की मृत्यु क्यों नहीं होती है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के जनन की। मैं एनसीईआरटी की जिस प्रकार से एनसीईआरटी चल रही है उसी प्रकार से मैं चल रहा हूँ, या फिर स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। तो मेरे पास जो पॉइंट है, जो टॉपिक है वो है जनन का, रिप्रोडक्शन का टॉपिक है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, जनन क्या होता है? सिंपली हम ये समझते हैं कि कोई भी जीव क्या करता है कि अपने समान एक जीव उत्पन्न कर रहा है, अपने समान क्या बना रहा है, एक जीव बना रहा है, तो उसे कहते हैं जनन। अपने समान क्या कर रहा है, जीव बना रहा है, तो उसे हम जनन कहते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन है, ये क्या है, सिंपल डेफिनेशन है इसकी, जनन की, रिप्रोडक्शन की। हम कहते हैं प्रत्येक जीव अपने समान नया जीव उत्पन्न करता है, इस क्रिया को जनन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ जाती है। फिर एनसीईआरटी ने फिर से एक बार एक क्वेश्चन किया। उस क्वेश्चन क्या था उनका कि जनन क्यों आवश्यक है। वही बात है, इस चीज को समझना चाहिए हमें कि जनन क्यों आवश्यक है, यानी जनन करना क्यों आवश्यक है। यानी हम पढ़ भी रहे हो तो ये समझना चाहिए कि क्यों आवश्यक, ये चीज जो पढ़ रहे हैं क्यों आवश्यक है ना। तो अब हम ये बोले कि हमारे पास ही जो रिप्रोडक्शन जो ये टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं, जीवनावधि, ये क्यों आवश्यक है, हमारे एग्जाम के लिए आवश्यक है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो अब एनसीईआरटी ये बोल रही है कि हम तो इसलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी ये बोल रही है कि भाई ये बताइए कि जनन क्यों आवश्यक है, क्वेश्चन कर दिया एनसीईआरटी ने कि जनन क्यों आवश्यक है। तो हमने इसका उत्तर दिया कि जनन इसलिए आवश्यक है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म यानी किसी भी जीव है उसकी जो जनन के द्वारा पीढ़ियों में निरंतरता बनी रहती है तथा किसी जीव की निरंतरता बनी रहती है। मतलब क्या है, यानी इसने कहा है कि पीढ़ियों में निरंतरता, इसने एक शब्द कहा है पीढ़ियों में निरंतरता बनी रहती है। मतलब क्या है,
मतलब क्या है कि पीडियो में निरंतरता बनी रहती है। पीडिया क्या होती है और निरंतरता क्या होती है, अब समझिए इस बात को। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जब हमने कहा था कि वो जनन कर रहा है, पर मतलब अपने समान एक नया जीव बना रहा है, ठीक है, तो हमने ये बोल रहे हैं कि पीडियो में निरंतरता की बात कर रहे हैं। पीडियो में निरंतरता किस प्रकार से बनी हुई है, तो जब ये ऑर्गेनिज्म अब क्या बनाएगा, मान लीजिए ऑर्गेनिज्म है, उसने रिप्रोड्यूस किया, जनन किया, उसने क्या किया, रिप्रोड्यूस किया और जनन किया। आप ये समझ लीजिए उसने क्या किया, दो प्रोजेनी बनाई। क्या बनाई, दो प्रोजेनी बनाई। इस प्रकार से दो प्रोजेनी बनाई। हम ये समझ रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि दो ही प्रोजेनी बनाएगा, कितनी भी प्रोजेनी बना सकता है। एक्चुअल में हम समझने के लिए इस चीज को ये बोल रहे हैं कि आप ये समझिए कि यहाँ पर एक पेरेंट है, उसने दो प्रोजेनी बनाई और आगे भी वो दो प्रोजेनी इस प्रकार से बनाता हुआ जाएगा, इस प्रकार से बनाता हुआ जा रहा है। इस चीज को आप और किसी चीज से कंपेयर ना करें। मैं ये उस ऑर्गेनिज्म के बिहाव से चीज बता रहा हूँ, आप यहाँ पर मियोसिस इंक्लूड ना कर दें, क्योंकि मियोसिस हो रहा है वैसे देखा जाए यहाँ पे, लेकिन मियोसिस नहीं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ऑर्गेनिज्म जो है, यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है इस प्रकार से जब रिप्रोड्यूस कर रहा है, पीडी में निरंतरता कैसे बन रही है मैं ये समझा रहा हूँ आपको। तो देखिए पीडी है, पीडी है इसकी, क्या है, पीडी है, पीडी है, फर्स्ट पीडी है इसकी, यह है पीडी, पीडी है इसकी, आप देख लेना है क्या है जो है, पीडी है इसकी फर्स्ट सेकेंड, दूसरी पीढ़ी है फर्स्ट पीढ़ी है। तो ये पीढ़ियां है जो लगातार क्या करती जा रही है, जनन करती जा रही है और अपनी एक प्रोजेनी बनाती जा रही है। तो ये पीढ़ियों में क्या हो गई, निरंतरता हो गई। क्या हो गई, पीढ़ियां है उनके अंदर निरंतरता, यानी निरंतर रूप से उसके अंदर जनन हो रहा है और नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है। तो इन पीढ़ियों में निरंतरता हो गई। क्या हो गई, पीढ़ियों में निरंतरता। ठीक है, इतनी बात समझ आ जाती। तो आगे बात की प्राकृतिक मृत्यु होने पर उसकी जो जाति है, उसकी जो स्पीसीज है, उसका अस्तित्व बना रहे, उसका अस्तित्व बना रहे। अब हमें उसकी स्पीसीज का अस्तित्व क्यों बनाए रखना है, स्पीसीज का अस्तित्व इसलिए बनाए रखना है क्योंकि इसलिए बनाए रखना है कि जब हम भविष्य के अंदर उन चीजों की देखें तो हमें उनसे संबंधित क्या बने, ऑर्गेनिज्म मिलते रहे, ऑर्गेनिज्म मिलते रहे। यानी इस प्रकार से तो जितनी भी पॉपुलेशन है इस संसार के अंदर वो नष्ट हो जाएगी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो उसके अंदर क्या होगा कि जितनी पॉपुलेशन है इस संसार के अंदर वो नष्ट हो सकती है। इसलिए उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो सही, इसकी स्पीसीज को बनाए रखने के लिए, इसमें पीढ़ियों निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जनन, हमने पढ़ लिया कि जनन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे जनन कितने प्रकार का होता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि जनन कितने प्रकार का होता है, यानी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि जनन कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ जनन क्या होता है कि दो प्रकार का होता है। सबसे पहले समझते हैं कि जनन कितने प्रकार का होता है। जनन दो प्रकार का होता है, पहला होता है अलैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन। पहला होता है अलैंगिक और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अब हम ये बोलते हैं कि सर हमने ये पढ़ा था कि एक कायिक जनन भी होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, तो आपने तो लिखा ही नहीं यहाँ पर, लेकिन मैं आपको बताऊँ यहाँ पर जब अलैंगिक जनन हम पढ़ते हैं तो अलैंगिक जनन में ही हम कायिक जनन को भी पढ़ लेते हैं। कायिक जनन को किसमें पढ़ लेते हैं, हम अलैंगिक जनन में ही पढ़ लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर अलैंगिक और कायिक जनन ही लिखा है। अच्छा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अलैंगिक जनन पढ़ने वाले हम क्या पढ़ने वाले हैं, अलैंगिक जनन पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक है, लैंगिक नहीं है, अलैंगिक है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर इंग्लिश के कुछ वर्ड्स लिखे हैं हमें, तो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी आपकी क्या होती जाएगी, हिंदी तो बेटर होगी तभी तो इंग्लिश हिंदी क्लास देख रहे हो, तो आपकी इंग्लिश हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी बेटर हो जाएगी, और जिसकी है तो बहुत अच्छी बात है। चलो स्टार्ट कर रहे हैं कि अलैंगिक जनन क्या हो रहा है, अलैंगिक जनन किस प्रकार से हो रहा है, क्या होता है अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन होता है कि वह जनन जिसमें क्या होता है कि एक ही जनक के द्वारा संतति बन रही है। अब एक जनक से क्या मतलब है, मतलब यह है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस कर रहा है, उनके अंदर ऐसा नहीं है कि उनके अंदर दो
ऑर्गेनिज्म की हमें आवश्यकता है, 2 जनकों की आवश्यकता पड़ रही है, सिर्फ एक जनक ही क्या कर रहा है, एक नई संतति बनाने में सक्षम है, तो उसे हम बोल रहे हैं कि ये अलैंगिक जनन है। क्या है? अलैंगिक जनन है। अच्छा, तो इसे बोल रहे हैं अलैंगिक, बिल्कुल इसे बोल रहे हैं अलैंगिक जनन, कि इसके अंदर एक जनक के द्वारा ही संतति का निर्माण होता है। तो इसके अंदर संतति का निर्माण हो रहा है, तो फिर क्या वो एक ही संतति का निर्माण करते हैं? यानी अलैंगिक जनन है तो एक जनक ले रहा है, यानी एक जनक के द्वारा संतति का निर्माण हो रहा है। क्या फिर वो संतति जो बनेगी वो एक ही संतति बनेगी क्या? बिल्कुल नहीं। तो वहां पर ऐसा नहीं है कि एक जनक के द्वारा हो रहा है तो एक ही संतति बनेगी। संतति की संख्या जो प्रोजेनी है वो बहुत अधिक भी हो सकती है और बहुत कम भी हो सकती है। कम मतलब बहुत कम नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही बनेगी, एक से ज़्यादा बन सकती है आसानी से। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आगे क्या बोलना चाहता है? आगे ये कहना चाहता है कि अलैंगिक जनन में क्या होता है कि ये फास्ट प्रोसेस है। फास्ट मतलब बहुत तेज गति से होती है अलैंगिक जनन लैंगिक जनन की तुलना में। अच्छा, तो अलैंगिक जनन क्या होती है? फास्ट प्रोसेस है, बहुत तेज गति से होती है लैंगिक जनन की तुलना में। हम ये बोल रहे हैं कि अलैंगिक जनन, और दूसरी बात कि यहाँ पर अलैंगिक जनन से जो संतति बनेगी, जो संतति अलैंगिक जनन से यहाँ पर बन रही है, वो संतति अपने जनक के समान होगी। ठीक है सर, यहाँ पर ये समझ में आता है कि समान होगी। तो समान का मतलब क्या है? तो समान का मतलब यह है कि वो आकारिक रूप से और आनुवंशिक रूप से, यानी आकारिक रूप से मतलब आकार में, आकारिक रूप से मतलब क्या है? आकार में। आनुवंशिक रूप से मतलब क्या है? कि आनुवंशिक यानी जेनेटिकली। जेनेटिकली मतलब क्या है? यानी अंदर की जो फिजियोलॉजी है उसकी, अंदर की जो भी फिजियोलॉजी है, इंटरनल फिजियोलॉजी है, इंटरनल मतलब अंदर की जो फिजियोलॉजी है उसके अंदर भी वो क्या होगा? सेम होगा। जैसे कि समझते हैं हम कि इसके अंदर क्रोमोसोम से इंटरनल फिजियोलॉजी के अंदर हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं, वैसे ऐसा कुछ रियल है नहीं। तो आनुवंशिकी का मतलब ये समझ कि आंतरिक से समझते हैं, कि आनुवंशिकी मतलब आंतरिक से समझते हैं। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए बोल रहा हूँ। जैसे आनुवंशिकी का मतलब समझ में आ गया हुआ, जब जेनेटिक्स हम पढ़ते हैं तो हमें आसानी से समझ में आ जाती है कि आनुवंशिकी होती क्या है। ठीक है, अभी हम आनुवंशिकी की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि आकारिक रूप से और आनुवंशिकी रूप से समान होती है। आकारिक रूप से समझ में आता है कि आकार में समान होगी। अब यह है कि आनुवंशिक क्या है? इसके अंदर जो कैरेक्टर है, जो इसके अंदर जो संतति है उसके अंदर जो कैरेक्टर है, जो लक्षण मौजूद है, वो लक्षण उसकी प्रोजेनी के अंदर भी है, सॉरी उसकी जो पेरेंट है उसके अंदर भी है। संतति के अंदर जो लक्षण है वो उसके जनक के अंदर भी प्रेजेंट है, और जो कैरेक्टर उसके जनक के अंदर है वो सेम कैरेक्टर उसकी संतति के अंदर भी है। इसका मतलब यह है, आनुवंशिक का मतलब ये होता है, आनुवंशिक रूप से समान होती है। सर हम इसको क्लोन बोल सकते हैं, आप कुछ बोल सकते हैं। क्लोन का मतलब ही ये होता है, क्लोन का मतलब ये होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो आनुवंशिक रूप से और आकारिक रूप से अपने जनक के समान है उसे हम कहते हैं क्लोन। उसे हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। सर क्लोन क्या होता है? तो हमें बताया कि यहाँ पर आकारिक रूप से और आनुवंशिक रूप से जो समान ऑर्गेनिज्म है, या अपने जनक से जो प्रोजेनी बन रही है वो आनुवंशिक और आकारिक रूप से अगर समान है तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोन नाम देते हैं। अच्छा, ये बात है क्या? बिल्कुल यही बात है, जनक समान होती है, यानी जो आनुवंशिक और आकारिक रूप से समान होगी दोनों प्रोजेनी, लेकिन वो प्रोजेनी किससे समान होती है? अपने जनकों से समान भी होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं अलैंगिक जनन के प्रकारों के बारे में बात करते हैं कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है। तो अलैंगिक जनन है ना, वो अलैंगिक जनन बहुत प्रकार का हो सकता है। जैसे बहुत प्रकार से मतलब क्या है? बहुत मतलब कितने प्रकार होगा? क्या लाख 2 लाख प्रकार का नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर जो समझ रहे हैं ना इस चीज को फिर फोकस कीजिए आप कि क्या बोलना चाहता हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि पहला मैंने अलैंगिक जनन का प्रकार लिखा है, यहाँ पर विखंडन लिखा है। क्या लिखा है मैंने? विखंडन लिखा है। तो विखंडन क्या होता है? इसमें एक कोशिका से 2 भागों में विभक्त हो जाती है, एक कोशिका 2 भागों में विभक्त हो जाती है। तो सर क्या है? ये क्या है कि एक कोशिका 2 भागों में विभक्त हो जाती है जब हम अमीबा की बात करते हैं। अमीबा आपने सुना है? अमीबा आप सुन रहे हो 6th क्लास 7th क्लास सुन रहे हो, अमीबा का नाम सुन रहे हो। वो क्या करता है? इस प्रकार से अपनी कोशिका होती है तो उस कोशिका के अंदर विभक्त हो जाता है, 2 कोशिका बना लेता है, डॉटर में बन जाती है। ऐसा कुछ सुना होगा? ठीक है, तो मैं यही चीज समझाना चाहता हूँ। अमीबा के अंदर जो आप ये बोल रहे हो कि इसके अंदर क्या होता है कि एक सेल होती है जिसके अंदर ये दो पार्ट बन जाते हैं इसके, एक इधर बन गया एक उधर बन गया। तो उसके अंदर जो फ्यूजन हो रहा है ना, जो जनन हो रहा है,
उसे हम बोल रहे हैं कि वो अलैंगिक जनन है। वो क्या है अमीबा के अंदर अलैंगिक जनन हो रहा है। और अलैंगिक जनन में भी कौन सा जनन है वो है विखंडन, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन है, विखंडन या द्विविखंडन, विखंडन या द्विविखंडन। द्विविखंडन मतलब ये होता है कि एक कोशिका दो भाग होंगे तो द्विविखंडन हो गया, विखंडन हो गया। ठीक है, ये चीज है हो जाती है। मतलब प्रत्येक भाग एक नए जीव के रूप में वृद्धि करता है, प्रत्येक भाग एक नए जीव के रूप में वृद्धि करता है। जैसे ये अमीबा, ये क्या है, डॉटर अमीबा है। क्या है, पुत्री अमीबा। क्या है, पुत्री अमीबा है। शुद्ध हिंदी के अंदर कई है तो पुत्री अमीबा है। ये भी इस प्रकार का अमीबा बन जाएगा। आगे जाकर के ये क्या होगा, डेवलप होगा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा होकर वृद्धि ग्रोथ होगी इसके अंदर, ग्रोथ होकर के क्या होगा, इस प्रकार से अमीबा बनाएगा। उसी प्रकार से अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर देगा रिप्रोडक्शन। तो हमें एग्जांपल ये अमीबा लिया है, दूसरा है पिरामिड। अब इसके बाद में पढ़ेंगे कि पहला में अलैंगिक जनन के बारे में, प्रकारों के बारे में पढ़ा है, विखंडन सबसे पहला प्रकार है विखंडन। आगे बात करते हैं मुकुलन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, मुकुलन क्या होता है। मुकुलन को समझते हैं। मुकुलन को कहते हैं कि असमान विभाजन होता है। क्या बोल रहे हैं कि असमान विभाजन हो रहा है, उसे हमने कहा है मुकुलन है। असमान विभाजन हो रहा है जिसको हमने क्या कहा है कि मुकुलन है। इस प्रकार समझते हैं कि जिस प्रकार से एक जनक होता है, जैसे प्लांट बात कर रहा हूँ, प्लांट है कोई, उस प्लांट के अंदर कुछ ऐसा होता है कि उसके अंदर कुछ छोटी छोटी कलिकाएं निकलना स्टार्ट हो जाती है। यानी उसके शरीर से, उसकी बॉडी से, प्लांट बॉडी से अलग अलग संरचनाएं निकलना स्टार्ट हो जाती है, छोटी छोटी संरचनाएं निकलना स्टार्ट हो जाती है। और हमें ये पता है कि जब हम उनको किसी भी मीडियम में ग्रो कर जाते हैं, हम ग्रो करते हैं उसको, जब उन कलिकाओं को हम ग्रो करते हैं तो वो आसानी से डेवलप हो जाती है, ग्रोथ करके एक नया प्लांट बनाने की क्षमता होती है उनके अंदर, नया प्लांट बनाने की क्षमता होती है। उसी प्रकार से मुकुलन ये है कि जनक जीव से छोटी छोटी कलिकाएं उत्पन्न होती है, छोटी छोटी कलिकाएं उत्पन्न होती है। और वो छोटी छोटी कलिकाएं क्या होती है कि वो अपने जनक से क्या होती है, अलग हो जाती है, अलग हो जाती है और अलग होकर नए जीव का निर्माण कर लेती है। इस प्रोसेस को कहते हैं कि ये अलैंगिक जनन है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं हाइड्रा और यीस्ट के अंदर। अब आप बोलेंगे कि भाई इस प्रकार से तो मैं समझ में नहीं आ रहा, ये बात है कि हाइड्रा और यीस्ट के अंदर किस प्रकार से मुकुलन हो रहा है या असमान विभाजन हो रहा है। तो आपको समझाने की प्रयास करता हूं, मैं समझाता हूं आपको। यहाँ पर कि देखिए इस प्रकार से कुछ हाइड्रा होता है, ये हाइड्रा होता है, ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा है। इस पर क्या होता है कि कुछ एक्सोजीनस बड होती है, इस प्रकार से एक्सोजीनस बड होती है। इस प्रकार से एक्सोजीनस बड का मतलब ये है कि जो हमने छोटी छोटी कलिकाएं बोली है, ये छोटी छोटी कलिकाएं ये है, ये छोटी छोटी कलिकाएं जो बोली है हमने, वो छोटी छोटी कलिकाएं ये हैं। ये छोटी छोटी कलिकाएं क्या होती है, आगे जाकर के अपने जीव से अलग हो जाती है, अलग हो जाती है और अपना एक नया जीव बना लेती है, अलग हो जाती है और नया जीव बना लेती है। इस प्रकार से एक नया हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, एक नया हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। तो ये हाइड्रा के केस के अंदर मुकुलन हम समझ सकते हैं। और यीस्ट के अंदर भी सेम ऐसा ही प्रोसेस होता है, यीस्ट के अंदर भी ऐसा ही प्रोसेस होता है कि उसके अंदर भी छोटी छोटी कलिकाएं निकलती है और नई से जीव का निर्माण कर लेती है। अब आगे बात करते हैं अलैंगिक बीजाणु द्वारा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, अलैंगिक जनन में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है कि अलैंगिक बीजाणु के द्वारा जनन किस प्रकार से होता है। अलैंगिक जनन में अलैंगिक बीजाणु द्वारा जनन किस प्रकार से होता है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अलैंगिक बीजाणु द्वारा, अलैंगिक बीजाणु क्या होते हैं, जैसे स्पोर्स होते हैं, स्पोर को बोलते हैं अलैंगिक बीजाणु। जैसे हम लोग क्लेमाइडोमोनास की बात कर रहे हैं, अब क्लेमाइडोमोनास की बात कर रहे हैं तो देखिए मैं यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम नहीं बनाऊंगा, क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम नहीं बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर बना रहा हूँ जूस्पोरेंजिया। अभी जूस्पोरेंजिया क्या है, स्पोरेंजिया, जूस्पोरेंजिया है यानी चल बीजाणुधानी है। चल बीजाणुधानी है यानी धानी मतलब चल बीजाणुधानी, यानी चल बीजाणु इसके अंदर पाई जाएगी, ये मान लीजिए। इस प्रकार से चल बीजाणु है। मैं क्लेमाइडोमोनास में वो जगह ले रहा हूँ, कौन सी जगह ये, जहां पर स्पोर बन रहा है। मैं पूरी क्लेमाइडोमोनास को यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। तो जूस्पोरेंजिया है जिसके अंदर जूस्पोर बन रहा है, क्योंकि हम क्या समझ रहे हैं, सूक्ष्मदर्शी है,
सूक्ष्मदर्शीय चलनशील संरचनाएं क्या होती है? बीजाणु जो हो रहा है, बीजाणु जो है वो क्या है? चलनशील संरचनाएं क्या है? जूस्पोर्स हम बोल रहे हैं इनको, तो इसको बोल रहे हैं जूस्पोर। क्या बोल रहे हैं इसको? जूस्पोर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जूस्पोर बोल रहे हैं। ये क्या होता है? जूस्पोर होता है। अब ये जूस्पोर है, देखिए जूस्पोर है, ये जूस्पोर है, ये क्या है? एक सूक्ष्म संरचना होती है, ये सूक्ष्मदर्शीय संरचना होती है, बहुत सूक्ष्म होती है, जिसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। लेकिन क्या होती है? मोटाइल होती है। मोटाइल मतलब होता है कि चलनशील होती है, मोटाइल होती है मतलब चलनशील संरचना होती है, जिसके द्वारा क्या होता है? जनन होता है। जिसके द्वारा क्या होता है? जनन होता है। और इसके द्वारा जो जनन होता है उसे हम कहते हैं कि कौन सा जनन हो रहा है? अलैंगिक जनन हो रहा है। कौन सा जनन हो रहा है? अलैंगिक जनन होता है, हो रहा है। इसको आप क्लेमाइडोमोनास के अंदर आसानी से देख सकते हो। और जितनी भी इसकी प्रोसेस है लैंगिक जनन की वाली, क्लेमाइडोमोनास वाली, जब हम चैप्टर नंबर 11 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ते हैं तो 3rd चैप्टर में ये सब चीजें शायद मेंशन है। हाँ, सब ये क्लेमाइडोमोनास में किस प्रकार से जनन हो रहा है, तो वहां से आप क्लेमाइडोमोनास को पढ़ सकते हैं। फिलहाल इसके अंदर क्या है कि इतना ही दिया गया है एनसीईआरटी में, फर्स्ट चैप्टर में इतना ही है। इसके अंदर जूस्पोरेंजिया और जूस्पोर के बारे में जो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। आगे बात करते हैं कोनिडिया द्वारा। सर क्या होता है कोनिडिया? सर कोनिडिया क्या होता है? तो कोनिडिया क्या होता है कि ये भी इसी प्रकार के स्पोर लाइक स्ट्रक्चर है। स्पोर लाइक स्ट्रक्चर है, जो स्पोर होता है उसे हमने कोनिडिया कह रहे हैं। अच्छा, तो सर आपने यहाँ पर इसको अलग नाम क्यों दिया है? तो अलग नाम इसलिए दिया है कोनिडिया को मैंने कि इसके अंदर जो पेनिसिलियम होता है, ये पेनिसिलियम क्या है? एक कवक है। क्या है ये? फंजाई है। क्या है? फंजाई है। इस फंजाई पर क्या होता है कि इस प्रकार से ये फंजाई है, पेनिसिलियम फंजाई है। इस प्रकार से कोनिडिया बन जाते हैं। पेनिसिलियम पर इस प्रकार से कोनिडिया बन जाते हैं। और ये क्या है? कोनिडिया 4 है। कोनिडिया 4 मतलब जिस पर कोनिडिया बन रहा है उसको हम बोल रहा हूँ कोनिडिया 4। मैं क्या बोल रहा हूँ? कोनिडिया 4 बोल रहा हूँ। कोनिडिया 4 के शीर्ष पर बहिर्जात रूप में उत्पन्न होते हैं। ये बहिर्जात से क्या मतलब है? बहिर्जात से मतलब है कि बाहर की तरफ जो कोनिडिया बन रहा है, ये बाहर की तरफ तो बन रहा है, अंदर की तरफ थोड़ी बन रहा है। जब हम बात कर रहे थे क्लेमाइडोमोनास की, तब मैंने बोला था जूस्पोरेंजिया के अंदर जूस्पोर बन रहा है। मैंने बोला था जूस्पोरेंजिया के अंदर जूस्पोर बन रहा है। लेकिन मैं जब बात करता हूँ कोनिडिया की, तब मैं क्या करता हूँ? बहिर्जात रूप से इनका निर्माण होता है। बहिर्जात रूप से कोनिडिया का निर्माण होता है। मैं बोलता हूँ कि इनका निर्माण बहिर्जात रूप से होता है। तो कोनिडिया 4 पर, कोनिडिया 4, ये कोनिडिया 4 है, इस पर कोनिडिया का निर्माण हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर पेनिसिलियम का मैंने एग्जांपल लिया है। इस चीज को इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। लास्ट तो है मेरा अलैंगिक जनन का लास्ट यानी 4th नंबर का जो अलैंगिक जनन का प्रकार है वो है जेम्यूल्स द्वारा। अभी जेम्यूल्स क्या होते हैं? वो भी स्पोर जैसी संरचना होती है। जेम्यूल्स भी स्पोर जैसी संरचना होती है। यानी आपने स्पंज देखा होगा, ये स्पंज है, ये स्पंज है, स्पंज देखा होगा। स्पंज के अंदर क्या होता है? किस प्रकार से उसके अंदर इंटरनल बड बनती है। अब देखो इंटरनल बड है, एक्सोजीनस बड है। जब मैंने हाइड्रा पढ़ा था तब मैंने आपको ये बताया था कि हाइड्रा के अंदर बनती है एक्सोजीनस बड, लेकिन जो स्पंज है, स्पंज के अंदर बनती है इंटरनल बड। क्या बनती है? इंटरनल बड बनती है, किसके अंदर? स्पंज के अंदर। और हाइड्रा के अंदर बनती है एक्सोजीनस बड। इस चीज को ध्यान में रखिए। दूसरी बात मैंने इसके लिए बोला कोनिडिया और जूस्पोर के लिए बोला, मैंने बोला कि यहाँ पर जो कोनिडिया का निर्माण होता है वो कोनिडिया 4 पर और बहिर्जात रूप से होता है, बहिर्जात रूप से होता है। और एक बात और, एप्लेनोस्पोर होता है। एप्लेनोस्पोर का मतलब ये होता है कि ये अचलनशील होता है, अचलनशील होता है। दूसरी बात कंपेयर करता हूं मैं किससे? जूस्पोर से। जूस्पोर मतलब चल बीजाणु से। तो चल बीजाणु मतलब चल बीजाणु है, मतलब चलनशील होगा। पहली बात। कोनिडिया क्या है? अचलनशील है। कोनिडिया क्या है? अचलनशील है। ठीक है, कोनिडिया है अचलनशील और यह है चलनशील। दूसरी बात किसके बारे में? जूस्पोर के बारे में। जूस्पोर के बारे में दूसरी बात की है आंतरिक रूप से, यानी आंतरिक रूप से निर्माण होता है इसका, आंतरिक संरचना में निर्माण होता है। पेनिस जैसे कोनिडिया के अंदर, जूस्पोरेंजिया के अंदर इसका निर्माण हुआ था, बाहर नहीं हुआ था। कोनिडिया के अंदर, पेनिसिलियम में इसका निर्माण बाहर हो रहा है, कोनिडिया के बाहर हो रहा है। और इसके अंदर किसके अंदर हो रहा था? जूस्पोरेंजिया के अंदर हो रहा था। अंदर बाहर का मैटर समझना चाहिए पहली बात तो।
मोटाइल नॉन मोटाइल समझ में आना चाहिए, कौन मोटाइल है कौन नॉन मोटाइल है, किसको नाम क्या दिया गया है। नॉन मोटाइल है उसे नाम दिया कोनिडिया, मोटाइल है उसको नाम दिया जूस्पोर। ठीक है, आगे बात करते हैं हाइड्रा के बारे में। हाइड्रा के बारे में मैंने बताया कि हाइड्रा के अंदर एक्सोजीनस बड बन रही है, और जब स्पंज की बात कर रहा हूँ तो स्पंज के अंदर बन रही है इंटरनल बड, और ये सभी जितने भी टाइप्स हैं वो अलैंगिक जन के टाइप्स हैं। वो किसके टाइप है, अलैंगिक जन के टाइप हैं। तो इन चीजों को सभी को ध्यान से समझिए, इनको प्रॉपर आप याद उतार सकते हैं या नोट्स आप डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, और इन सब चीजों को आप क्या करें, लर्न करें। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है। और अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, हमें कायिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कायिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है।